जिंदगी कांटों का सफ़र है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्होंने अपने लिए रास्ते खुद बनाए और एक अलग ही मुकाम हासिल किया। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम धरती धौरारी में। और आइए मिलकर स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच मेहमान हैं अंजू सिंह जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है लघु उद्योग भारती राजस्थान की, साथ ही यूट्यूबर हैं और बहुत सारे आयाम इन्होंने ज़िंदगी में हासिल किए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत अंजू जी आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। आप बहुतों के लिए इंस्पिरेशन है, हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। अगर आपकी जर्नी की बात करें, आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई और आपने जो है इंस्पिरेशन किससे ली? पहले तो इतने खूबसूरत परिचय के लिए धन्यवाद। इंस्पिरेशन मैं ये अब आपने पूछा है तो मैं सोचती हूँ, तो मैं एक बहुत बड़े परिवार में पली बड़ी, जॉइंट फैमिली में जी। और जब हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हम सब कुछ बहुत सारे लोगों से सीखते हैं जी। अगर मैं सोचूं बिज़नेस के बारे में, मेरी समझ मुझे मेरे डैडी से मिली। पॉलिटिकल फैमिली है तो पॉलिटिक्स की समझ भी फैमिली से ही मिली। घर में जितनी भी महिलाएं थी उनसे मैंने सीखा घर को सहेजना समेटना क्या होता है जी। बहू कैसी होती है वो भी महिलाओं से सीखा, सास कैसी होनी चाहिए वो भी देखा। अब अपने घर में इतना कुछ, बड़े परिवारों में बहुत कुछ देखने समझने को मिलता है। शादी के बाद कैसे बिहेव करना है अपनी भाभियों को, अपनी बहनों को, बड़ी बहनों को देख के सीखा। तो अब अगर सोचती हूँ तो लगता है कि सभी का, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है ज़िंदगी में। पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? मेरी फैमिली में हिमाचल से हूँ बेसिकली, पर मेरे डैडी का बिज़नेस पंजाब में जलंधर में रहा, तो मेरी पढ़ाई लिखाई जलंधर में ही हुई। जलंधर में ही स्कूलिंग और जलंधर में ही कॉलेज किया मैंने। जलंधर में एक स्कूल है शिवदेवी कन्या महाविद्यालय, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। और कॉलेज में 2-3 कॉलेज में अलग अलग डिग्री के लिए गई। ग्रेजुएशन मैंने HMV कॉलेज से की, जलंधर से। और उसके बाद मैंने PG डिप्लोमा किया टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। क्या बात है। वो मैंने APJ कॉलेज से किया। और उसके बाद लिटरेचर के लिए थोड़ी ललक थी दिल में, तो MA इंग्लिश मैंने की DAV कॉलेज जलंधर से। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, पढ़ाई आपने खूब सारी की, खूब सारी आपने डिग्री हासिल की। फैमिली में भी यही माहौल रहा होगा। आपके पेरेंट्स की बात करें, माता पिता, उनसे एक जो सहयोग और जो इंस्पिरेशन आपको मिली, कोई बचपन की ऐसी बात जो आपको, उनको कई बार होते हैं कि माता पिता कुछ हमें ऐसी बात सिखाते हैं जो ज़िंदगी में हमारे लिए एक तरह मंत्र की तरह काम करता है? जैसा मैंने कहा, हम एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े। मेरे से बड़ी मेरी 4 बहनें और एक भाई है, और चाचा जी के भी 2 बच्चे हैं। तो हम सब बच्चे इकट्ठे पले बड़े। मैं मेरे भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ, तो लड़कों के साथ पली बड़ी, बहनें सारी बड़ी हैं। तो मैं बहुत ही, जैसे कहेंगे ना, बिल्कुल लड़कों वाली हरकतें और उस तरह की हमेशा से बचपन से रही। बहुत टॉम बॉयश रही हूँ मैं हमेशा से। डैडी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में, और जो वो कहते रहे मैंने बहुत बहुत ध्यान से सुना और अपनी ज़िंदगी में उसको पूरी तरह उतारने का बहुत प्रयास किया। शायद कभी मन में ऐसा रहा कि उनको बेटा चाहिए था, इस वजह से इतनी बेटियाँ, तो हो सकता है, अब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि शायद मुझे उनको वो करके दिखाना था कि एक बेटी भी वो सब कर सकती है जो उनको अपने बेटे से चाहिए था। उनका प्यार, उनका इन्फ्लुएंस मेरे को बहुत आगे तक लेके गया, और उनका हमेशा से मुझे बहुत इंस्पायर किया उन्होंने, और बहुत मोटिवेट भी किया। रोका नहीं किसी चीज़ से, और ये कहा कि ये तुम भी कर सकती हो, है ना। शादी के टाइम भी, क्योंकि मेरी एक बिजनेसमैन से शादी हुई, तो उन्होंने डे 1 से बोला कि घर में फ्री बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने हस्बैंड को बिज़नेस में सपोर्ट करना, इन्वॉल्व होना उसके बिज़नेस में। सो हमेशा से उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता बताया। और हम 4 भाई बहन, 2 मेरे चाचा के बेटे, एक मेरा भाई, और हम चारों सेम एज ग्रुप के थे, ऑलमोस्ट आगे पीछे। तो हमेशा कहते थे कि तुम चारों हम शहर में एक एग्जाम्पल की तरह, यू नो, फैमिली में एक एग्जाम्पल की तरह आने चाहिए कि ये बच्चे, इनके ऐसी परवरिश रही या इन्होंने ज़िंदगी में ये सब हासिल करा। तो अब अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि हम चारों में अगर कुछ जो भी हमने ज़िंदगी में अचीव किया, उसके पीछे ये शब्द बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहे। क्या बात है। तो उन्होंने जो आपको बात सिखाई कि तुम भी कर सकती हो, कहा भी जाता है इंग्लिश में, एक बहुत अच्छी पोएम है, यू कैन डू।
तो वाकई अगर हम चाहें तो हम वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपने शादी की बात बताई, तो अक्सर क्या होता है कि शादी के बाद लड़कियां सोचती हैं कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब मुझे घर परिवार और गृहस्थी ही संभालनी है। वो तो संभालती हैं, पर उनमें से बहुत कम महिलाएं, औरतें हैं जो कि अपनी पैशन जो लाइफ में वो करना चाहती हैं उसके लिए वो कुछ सोच पाती हैं और आगे बढ़ पाती हैं। तो आपने कैसे परस्यू किया, किस तरह से आगे बढ़ी? सच बोलूं तो मन में मेरे कभी नहीं था मैं कभी प्रोफेशनली कुछ करना चाहूँगी। मैं बिल्कुल बहुत खुश थी बीइंग अ हाउसवाइफ। आई लव बीइंग अ हाउसवाइफ। पर मेरे पति है ना, राजेश नाम है उनका, और ही लिटरली पुश्ड मी इनटू अ करियर कि करना ही है कुछ ना कुछ तो करो। तो मैं आज जहाँ हूँ उसके पीछे जितनी ज़्यादा मेरे डैडी के कहे हुए शब्दों की वैल्यू है, उतनी ही ज़्यादा राजेश की जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पुश दिया और सपोर्ट किया हमेशा। ही इज़ द रीज़न व्हाट आई एम डूइंग टुडे। क्या बात है। और उन्होंने मतलब मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि तुम ये भी कर सकती हो, तुम ये क्यों नहीं करती हो, तुम आगे बढ़ो। और मैंने एक्चुअली अपना करियर मेरे बच्चे पैदा होने के बाद शुरू किया। तो मैं तो स्ट्रांगली मानती हूँ कि जो ये आपके परिवार के लोग हैं, सपने आप अकेले नहीं देखते, बिल्कुल, ये भी आपके साथ उन सपनों को देखते और जीते हैं। जी जी। आप अलग अलग संगठनों से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारा आप काम कर रही हैं समाज के लिए, औरतों के लिए, एनजीओ आप रन कर रहे हैं, इतना सारा कुछ एक साथ, किस तरह से? मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। जी। समय तो हम सभी के पास उतना ही है जितना है। बिल्कुल। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं उस हिसाब से हम ज़िंदगी चलाते हैं। सो मैंने धीरे धीरे, ऐसा नहीं मैं कहूँगी डे वन से मैंने सब कुछ किया, जैसे जैसे समय आता गया मैंने और चीज़ें पिक करती चली गई और जो प्रायोरिटी उस समय की थी उसके हिसाब से ज़िंदगी में चीज़ों को जोड़ा। जब बिज़नेस में ज़रूरत थी इन्वॉल्व होने की तो मेरे हस्बैंड के साथ बिज़नेस में इन्वॉल्व हुई। जब लगा अब जॉब करने की ज़रूरत है तो मैंने 11 साल जॉब की MNC में, सेल्स जॉब, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सेल्स जॉब कर सकती, वो की और बहुत बहुत अच्छे से की। बहुत अच्छी सक्सेसफुल करियर रहा मेरा सेल्स में। फिर वापस जब बिज़नेस में मेरी ज़रूरत हुई मैंने अपनी जॉब छोड़ी और वापस बिज़नेस में इन्वॉल्व हुई। और जब मैं वापस बिज़नेस में इन्वॉल्व हुई तो बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे, तो धीरे धीरे मैंने बाकी आयाम जोड़ने शुरू किए। मैं सोशल वर्क में हमेशा से इंटरेस्टेड थी। जी। कभी भी सोचूंगी, मतलब मुझे ना हाईवे पे चलते हुए ट्रक्स के पीछे जो लिखा होता है वो पढ़ने का बहुत आदत है, मुझे बहुत मज़ा आता है। जी। तो कभी बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, ईच वन टीच वन, एक ट्रक के पीछे ईच वन टीच वन। तो हमेशा से मन में ये था कि कभी भी मौका मिलेगा तो किसी एक को ही सही कुछ तो सिखाएंगे, कुछ तो धीरे धीरे शायद यही थॉट मुझे हमेशा इंस्पायर करता रहा। जैसे ही कभी भी कहीं भी मौका मिला मैं अलग अलग संगठनों से जुड़ती चली गई और यही रीज़न रहा शायद। और धीरे धीरे जैसे मैं लघु उद्योग भारती से जुड़ी मेरे भाई के थ्रू, वो ऑलरेडी लघु उद्योग भारती में पंजाब के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, तुम इंडस्ट्री को यहाँ रिप्रेजेंट करो और महिलाओं की एक इकाई जयपुर में भी बनाओ। जी। उनकी वजह से मैं लघु उद्योग भारती में आई। विज्ञान भारती जो कि एक और संगठन है जो कि विज्ञान को स्टूडेंट्स में प्रमोट करने के लिए काम करता है, उनके साथ में जुड़ी। फिर एनजीओ भी एक प्रोजेक्ट हमारा एनजीओ में हमने शुरू किया जो कि राजस्थान सरकार का और यूएनओ का प्रोजेक्ट था, जो था स्वस्थ विद्यालय और स्वस्थ बालिका। उस पे हमने काम किया और उसमें अब धीरे धीरे काम करते गए। जब इन्वॉल्व हुए तो सीखते गए, प्रॉब्लम्स दिखने लगी तो उसके सोल्यूशन ढूंढने का भी मन होने लगा, तो इसमें भी काम बढ़ता चला गया। लघु उद्योग भारती के थ्रू ही मैं, क्योंकि काम बहुत अच्छा किया, संगठन को मेरा काम पसंद आया, तो उन्होंने मुझे नेशनल बोर्ड MSME में मेरा नाम प्रमोट किया और मुझे वहाँ भी स्थान मिला। नेशनल बोर्ड में मेरा काम है इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुँचाना, तो वो काम भी करती हूँ। इस तरह अलग अलग संगठनों से जुड़ती गई और क्योंकि समाज में एक्टिव काम करते हैं हम, तो लोगों की नज़र में भी आते हैं। फिर यहाँ हॉस्पिटल है जयपुर में एक, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैं उनकी जो वर्किंग सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी होती है उसकी मैं एक्सटर्नल मेंबर हूँ और उनकी एथिकल कमेटी की भी मेंबर हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे आयाम जुड़ते चले गए ज़िंदगी में। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। लघु उद्योग भारती की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जैसा आपने बताया था। महिलाओं की उद्योग में भागीदारी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत कम महिलाएं आगे बढ़कर एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हासिल कर पाती हैं।
कुछ सोच पाती हैं, आगे बढ़ पाती हैं, तो किस तरह से आप महिलाओं की भागीदारी को देखती हैं और आपने इस फील्ड में रहकर क्या महसूस किया? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, पर जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है वो बहुत बहुत अच्छा है। हम महिलाएं, मेरा ऐसा मानना है, नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स होती हैं जी। जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें बेस्ट घर को चलाना हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। कोई कितना भी घर में चीज़ हो, घर में किसी को भूखा नहीं सोने देती हम, यही मैनेजमेंट होता है। बट उस स्किल को आप एज ए एंटरप्रेन्योर कैसे यूज़ कर पा रही हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं अनुभव मेरा हो रहा है, महिलाएं एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा बन रही हैं और मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के लिए जॉब करने से ज़्यादा इजी है एंटरप्रेन्योर बनना। एंटरप्रेन्योर बनने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो समय है, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो समय है, एनर्जी है, पैसा है, जितना है उसके हिसाब से आप अपना कुछ बिजनेस चूज़ कर सकती हैं। नौकरी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, अलग तरह की कमिटमेंट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के लिए व्यवसाय करना ज़्यादा बेहतर विकल्प है और ज़्यादा आसान विकल्प है। जी। तो क्या देखिए, शहरीकरण की अगर हम बात करें तो शहर में महिलाओं को वाकई बहुत सारे जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, पर हम ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो वो आज भी अपने जज्बे को, जो उन्होंने सोचा था कि मैं कुछ लाइफ में बनूंगी या करूंगी, वो अंदर ही दफन कर लेती हैं, क्योंकि उनको वो मौका, वो स्टेज वो नहीं मिल पाता। तो किस तरह से आप कहेंगी कि वो किस तरह से उसी जीवन में रहते हुए किस तरह से अपने आप को आगे कर सकती हैं, और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उनके आसपास है जिनसे उनको सहयोग मिल सकता है? जैसे आपने कहा, अगर कोई ग्रामीण परिवेश में है तो उसे लगता है कि मेरे बहुत लिमिटेड जगह है जिस या जो भी चीज़ है, रिसोर्सेज है, मैं उसमें काम कर पाऊंगी। एक अपनी सोच में ये लाते हैं। ऐसे देखा जाए तो थोड़े जो कस्बों में रह रहे हैं उनको लगता है यहाँ भी कम है, जो जयपुर में रह रहे हैं उनको लगता है जयपुर छोटा है, मुझे तो बॉम्बे जाना चाहिए, तो बॉम्बे वाला न्यूयॉर्क जाना चाहता है। तो अगर ऐसे देखें तो ये तो नेवर एंडिंग चीज़ है। बिल्कुल। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका हुनर उस जगह जहाँ आप हैं और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ काम करना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज आप कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जहाँ भी जाएंगे लगेगा इससे बेहतर विकल्प कहीं और है। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसा काम करें जिससे आपका जो इकोसिस्टम है वो आपको सपोर्ट करे, डिस्टर्ब ना हो। अगर आप उस इकोसिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगी तो बहुत बहुत बेहतर काम कर पाएंगी। और अभी जो समय है, इंटरनेट जिस तरह से काम कर रहा है, जो कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो जो लोकेशन की तो लिमिटेशन जो है हमारी खत्म हो गई। वर्क फ्रॉम होम जो पहले महिलाओं के लिए ज़रूरी होता था, अब तो वो हर एक के लिए हो गया है। तो जो एक मुझे ऐसा लगता है जो सोच है ना कि यहाँ रहेंगे तो बढ़ेंगे नहीं, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट ये रहेगा ही नहीं, इम्पॉर्टेंट कि आप कहाँ पे हैं, आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, यही समय आने वाला है। बहुत अच्छी बात। तो जैसा कि अंजू जी ने बताया कि जो भी कुछ आता है आपको उसके साथ आगे कैसे बढ़ना है वो सोचें। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो किस तरह से आप उन्हें ट्यूशन दे सकती हैं। अगर आपको कुछ खाना अच्छा पकाना आता है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है तो उस तरह से कैसे आपको उसे उद्योग में बदला जा सकता है। कुछ महिलाएं पिकल बनाती हैं, यानी कि अचार बनाती है और उनका अचार बहुत मशहूर हो जाता है। यानी कि अपने ही दायरे में रहते हुए जो भी आपका हुनर है उसको आप बढ़ाएँ आगे, और जब एक बार होता है कि अब सोच लिया जाता है तो फिर रास्ते मिलते ही जाते हैं। एक होता है कि हमको अपनी मजबूरियां नज़र आती हैं जी, और दूसरा होता है हम उसके लिए, मजबूरी तो है सो है, अब रास्ता क्या बनाना है, एनर्जी कहाँ लगानी, आपको अपना रास्ता क्या बनाना है, उस पर जब आप सोचना शुरू करेंगे रास्ते बनते चले जाएंगे। बस मैं हमेशा जहाँ भी जाती हूँ कोई मुझसे पूछता है, मैं यही कहती हूँ, फोकस बदलिए, यहाँ की जगह यहाँ देखना शुरू कर दीजिए। प्रॉब्लम को मत देखते रहिए, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मजबूरियाँ, उनको मत देखते रहिए, रास्ता क्या है। समस्या ना देखें, हाँ, समाधान देखें। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल समस्या ना देखते हुए समाधान पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक और ख़ास बात जो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, आप सैनिटेशन और विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं, इसके बारे में बताइए, आप किस तरह से शुरुआत हुई? जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हमारा एक NGO है जिसमें हम एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे थे, छोटा छोटा कुछ, और क्योंकि हम गवर्नमेंट एड नहीं लेते, अपने ही स्तर पे जितना कर पाते हैं वो करते रहते हैं। इसी NGO में हमें एक प्रोजेक्ट मिला, स्वच्छ विद्यालय और स्वस्थ बालिका, और उसमें सैनिटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन्स राजस्थान के सरकारी स्कूलों में
हमने कई 100 सरकारी स्कूलों में राजस्थान में लगाई, और उसके साथ हमने लगाया जो उसका एक्सटिंग्विशर होता है, ताकि वो सैनिटरी नैपकिन को फेंकना ना पड़े, वो पोल्यूशन की वजह ना हो, वो मिट्टी खराब ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उसको साथ ही वो मशीन लगाई जाती थी जिसमें वो बर्न हो जाता था यूज़ किया हुआ सैनिटरी नैपकिन। और जब ये काम कर रहे थे और बहुत सारे स्कूलों में हमने लगाया, तो पता चला कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पानी की टंकी और हाथ धोने के नलों की व्यवस्था तक नहीं थी, वो भी हमने बहुत जगह लगाए। तो ये जब काम करते करते बहुत सारे हमने छोटे छोटे कार्यक्रम किए जहाँ हम जाके अवेयरनेस, अब ये जो विषय है ना महिलाओं की स्वच्छता का और सैनिटेशन का, इस बारे में महिला भी महिला से बात करने में कंफर्टेबल हिचकती हैं। तो उनको पहले ये समझाना कि ये बीमारी नहीं है, ये एक बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस है एक, और इस विषय में हमें एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे बात करनी चाहिए जैसे हम बोलते हैं बाल झड़ रहे हैं तो आप क्या कर रही हैं, यू नो, वैसे ही इतने आराम से इस बारे में बात करनी चाहिए। और सिर्फ महिला को महिला से नहीं, घर के पुरुषों को से भी बात करने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। ये इसे छिपाने वाली चीज़ नहीं। तो पहले तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस विषय पे बात ही नहीं करना चाहती हैं महिलाएं। तो जब महिला बात नहीं करेगी तो जो बच्ची जिसका शुरू ही हुए पीरियड्स, उसके लिए तो इस विषय में बात करना और उसको ठीक से समझाया भी नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा विषय रहा, इस पे हमने काम करना शुरू किया। फिर अगर है तो इसको सैनिटरी नैपकिन को इंट्रोड्यूस करना। जिन लोगों के घर का खर्च, जो मेरी बाई ने एक बार मुझे बोला कि भाभी हम लोग 1 रुपए के नमक की पुड़िया और 2 रुपए की हल्दी ऐसे मंगाते हैं, तो सैनिटरी नैपकिन कैसे खरीदेंगे। तो यहाँ से ये समझ में आया कि आपको इनको उस तक पहुँचाना है कि ये खरीदना ज़रूरी क्यों है। तो समझाना पड़ेगा कि जितना खाना ज़रूरी है उतना ही महीने में ये खर्च अपने ऊपर करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या बीमारियां होती हैं नहीं यूज़ करने से, ये बताने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आज की डेट में डेटा देखें तो सर्विक्स कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न अनहाइजीनिक कंडीशन है जो विमेन की होती हैं। शॉकिंग है अगर आप बस्तियों में देखें और पूछें और सर्वे करें कि क्या क्या इस्तेमाल करती हैं औरतें, जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, और इससे भी बुरी हालत है महिलाओं की। तो उस वजह से हाइजीन के बारे में उनको कॉन्शियस करना, मेरा ऐसा मानना है कि जो घर की महिला है स्वस्थ अगर वो है तो ही परिवार स्वस्थ है। बिल्कुल, हम धुरी हैं परिवार की, हम ही से पूरे घर की एनर्जी चलती है, और अगर हम बीमार हैं तो पूरे परिवार पे वो बीमारी छाएगी। तो पहले महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, और उसके लिए सबसे छोटी चीज़ है आप कपड़ा एक कम खरीदिए पर सैनिटरी नैपकिन खरीदिए। बहुत ज़रूरी तो है। इस विषय पे जब काम करना शुरू किया तो धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए। तो मैंने ये जिम्मेदारी ले ली कि मेरे आसपास जितनी भी काम वाली बाइयाँ हैं उनको किसी को भी सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत पड़े तो हमारा एनजीओ प्रोवाइड करता है, फ्री है, आइए और लेके जाइए। कोई उनसे कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं, आप आओ और चुपचाप लेके चले जाओ। आपको हिचक हो रही बात करने में कोई बात नहीं, पर इसको इस्तेमाल करो। हम चाहते हैं कि उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये सजगता होनी चाहिए। ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें शर्मसार होने की ज़रूरत है, बल्कि खुल के बात करने की ज़रूरत है और इसे समझने की ज़रूरत है। अब इतनी सारे आपके आयाम हैं, आप इतने सारे फील्ड्स में हैं और बिज़ी रहती हैं बहुत ज़्यादा, अपने लिए जब समय निकालती हैं तो क्या करती हैं? ओके, सो रीडिंग की बहुत हैबिट है मुझे, तो पढ़ती हूँ, और मैं हीलर भी हूँ, तो हीलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमेशा इकट्ठी करती रहती हूँ। मेडिटेशन प्रैक्टिस कुछ करती रहती हूँ। ये हीलिंग की बात आपने बताई, बहुत दिलचस्प है। क्या है, किस तरह की हीलिंग की बात की आपने? अच्छा, चलिए आप अपने बचपन से याद करिए, अगर मेरा जैसे परिवेश, गांव से आए हम लोग, हमने गांव में देखा वो कोई बीमार होता था, आपने भी देखा होगा, तो मोर पंख के एक वो होती थी झाड़ू टाइप की, और वो आते थे और वो कुछ उससे झाड़ा लगाते थे। हाँ। सो ये समझ लीजिए हीलिंग उसका इंग्लिश वर्जन है। अच्छा। सो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स हैं ये। आप जो बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं, इसकी जगह आप और क्या ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। हीलर, एज अ हीलर ये समझ में आता है कि जो भी बीमारी है, अनुभव में आता है, जो भी बीमारी वो हमारे सोचने के तरीके से ही, मन का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे हमारी सोच बीमारी में बदल जाती है,
यही एक हीलर को समझ में आता है। तो जब आप ये समझ जाएं कि ये बीमारी इस तरह की सोच से आ रही है तो उसको उसी तरह से ट्रीट करना पॉसिबल होता है। तो हीलिंग आपकी एनर्जी पे ही काम करती है और आपको समझाती है, हमें समझाने की कोशिश करते हैं ये बीमारी आई कहाँ से है। तो सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट करने से काम नहीं होगा, आपको वो सोच जिस वजह से बार बार वो बीमारी हो रही है उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये आपने कहाँ से शुरुआत की, कब आपको लगा कि वाकई हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं तरह तरह की, और आज जो कि परिवेश है हम देख रहे हैं कि मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं एक की लाइफ में। सर दर्द है दवाई ले ली, है ना, पेट दुख रहा है दवाई ले ली, कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है दवाई पे हम इतने ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। लेकिन पहले हमारी माँ, हमारी दादियाँ वो घर के जो घरेलू उपाय बताया करती थी, अजवाइन हो, किचन से ही चीज़ें निकाल के दे देती थी। इसके अलावा अगर हम तन की बात करें, मन स्वस्थ होने के लिए योग की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते हम पूरे परिवार का तो बहुत ख्याल रख लेते हैं, किसको क्या खाना है, समय पे हर चीज़। लेकिन जब खुद के बारे में बात आती है तो हम सबसे ज़्यादा लापरवाह होते हैं। आप इसके लिए क्या कहेंगे? मेरा भी ये मानना है कि दवाई हमें एक्चुअली इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, जैसे कहते हैं ना, अभी तकलीफ है अभी मुझे इलाज चाहिए। इस वजह से हम दवाई पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। पर हमको जो हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं कि ये बीमारी है तो इसके लिए पहले घर की रसोई में देखिए सारी दवाइयाँ वही हैं। बिल्कुल। मुझे दवाई खाने की बहुत कम आदत है, बहुत ही कोई मजबूरी हो तभी मैं दवाई खाती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मेरे बच्चों को भी दवाई की आदत नहीं डाली। आज भी वो घर से दूर रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पर उनको पता है कि कुछ हो तो माँ को फ़ोन करके पूछना कि मुझे ये हो रहा है, अब इसके लिए क्या करूँ। मेरे बेटे को जैसे अगर कफ है, जुकाम है, तो ऐसे बोलता था, आप वो कुछ दूध बना के देती हूँ ना, दे दो, बस बताना मत उसने क्या डाला है। तो बच्चों को ऐसा लगता है ना कि ये नहीं, तो बोलता बताओ मत पर आप मुझे दे दो। तो वैसे उनको आदत हो गई है दवाइयाँ नहीं खाने की। तो ये आदतें हमें अगली जनरेशन तक लेके जानी है। तो मुझे बहुत आदत है, मैं आपसे अगर कुछ सुनूंगी या सीखूंगी कि ये बीमारी हो तो इसके लिए क्या करना है, तो मैं उसको याद रखूंगी और ज़रूर मेरे आसपास कभी भी किसी को मुझे ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले मैं जो जैसे कहते हैं ना नेचुरोपैथी, नेचुरल जो पद्धति से चीज़ें हो सकती हैं उसको ट्राई करती हूँ और ये हमेशा काम करती हैं। दूसरा, एनर्जी पे जब हम बात करते हैं हीलिंग की, तो हमारी जो अपनी ऑरा है उसको हम कितना साफ और स्वस्थ रखते हैं, उसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी सोच से लानी पड़ती हैं। तो महिला घर की जितना पॉजिटिव सोचेगी, जितना आप अच्छा सोचेंगे, उतना अच्छा सिर्फ आपके साथ नहीं पूरे परिवार के साथ होगा। गृहिणी से ही गृहस्थी है जी, तो गृहिणी पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपको हमेशा ये फीलिंग रहेगी कि कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। अपना ध्यान अपने से शुरू करिए। जो एक सेइंग है, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल, पहले आप तो अपना ध्यान रखना शुरू करिए, फिर बाकी सब भी आपका ध्यान रखना शुरू कर देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। एक हीलिंग की जब बात होती है तो म्यूज़िक का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है और हम इस बारे में बात भी कर रहे थे स्टूडियो से बाहर। आपने एक बहुत अच्छा गीत मुझे सुनाया था और मैं वापस जानना चाहूँगी कि आपने खुद बताया कि आप गुनगुनाती हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी एक हीलिंग की तरह काम करता है आपके लिए? बहुत रिलैक्सिंग। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं गाना सुनना या गुनगुनाना, और मैं जैसा मूड होता है वैसा गाना निकलता चला जाता है। मेरे बच्चे तो ऐसे मुझे बोलते, वो कुछ बोलेंगे तो मैं जवाब में गाना सुना देती हूँ। तो कहते कोई ऐसा शब्द है जिस पे आपको गाना नहीं आता? तो गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। सुनती भी बहुत हूँ पर गाती भी बहुत हूँ। तो क्यों ना आज हमारे दर्शकों के लिए भी आप कुछ गुनगुनाएं। ओके, मौसम जैसा है, मौसम आजकल फिर बरसात जा ही नहीं रही है तो थोड़ा सा उसी के बारे में गा देते हैं। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों का जहां होगा खेला खेला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे।
आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब हम आपके गीत में, आपकी आवाज़ में खो गए। इतनी प्यारी आवाज़ और इतना खूबसूरत आपने गाया। आप एक यूट्यूबर भी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने पेरेंटिंग पर बहुत बात की, आपने बच्चों के बारे में अपने बताया। तो आज के पेरेंट्स को इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी, काम पर जा रहे हैं, बच्चे घर में अकेले हैं स्कूल से आकर, अब एकल परिवार बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जिसमें दादा दादी, बड़े ताऊ, चाचा चाची हैं। ख़ास तौर पे ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, घर में मेड होती हैं। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह देने चाहेंगी कि पेरेंटिंग में आज के और पिछले ज़माने के हिसाब से आज देखा जाए तो क्या परिवर्तन आया है जिसे हमें अपनाना चाहिए? पेरेंटिंग मेरा, जैसे आपने कहा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। पेरेंटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से है, क्योंकि मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। घर में सबसे छोटी रही हूँ, तो बहुत छोटी उम्र से मासी और बुआ बन गई, तो बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास, हर वक्त मेरे सारे चमचे घर में तो उस वजह से शायद मैं बच्चों से बहुत बहुत करीब हूँ, और पेरेंटिंग को भी बहुत पास से देखा है। जैसे मैंने कहा, बहुत बड़े परिवार में आप पलते हैं तो बहुत सारे माँ बाप को भी आप देखते हैं, वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे कैसे कर रहे हैं, उनसे आप सीखते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, आजकल एकल परिवार हो गए, बिल्कुल ऐसा ही। जब मेरी शादी हुई, हम एकल परिवार, 2 लोग, और उसमें भी जब मैंने नौकरी करनी शुरू की, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने जब पहली जॉब करी तो मेरा बेटा तो 1.5-2 साल का ही था जी। तो नेचुरली ये एक माँ होने से आपको सब मन में ये हमेशा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे निगलेक्ट तो नहीं हो रहे। मेरा हर उस माँ से जो आज नौकरी करने जा रही है घर से बाहर, और पिता से भी, दोनों से, मैं कुछ जो बेसिक टिप देना चाहूँगी जी। पहली बात, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने बच्चे के साथ कितना समय बिता रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने बच्चे के साथ हैं तब आप 100% अपने बच्चे के साथ होइए। जब आप उनके साथ हैं, जो समय उनका है वो सिर्फ उनका होना चाहिए, क्वालिटी टाइम। बिल्कुल। दूसरी बात, बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसमें घुसने से पहले बच्चों को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करिए। हम ना बच्चों को बोल के सिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। करते रहिए, वो सीख जाएंगे जी। आज मेरे बच्चे दोनों ही इंडिया में नहीं हैं, पर दोनों को पता है आज मेरा इंटरव्यू है जी। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है मैं रोज़ उनको बताती हूँ, हमेशा से बताती रही हूँ। मैं क्या नौकरी कर रही हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है, ये नौकरी छोड़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, मेरी इंडस्ट्री में ये चल रहा है, इस महीने टॉप परफॉर्मर कौन है। उनको एक एक चीज़, उनको भी वैसे आता है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो वैसे 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 मुझे बताते चले जाते हैं। तो एक दोस्त की तरह, दोस्ती से भी ज़्यादा आप दोस्त उनके बहुत हो सकते हैं। ये भी मेरी एक टिप है। बहुत पेरेंट कोशिश करते हैं दोस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ बाप बने रहिए, उनके पास एक ही जोड़ी है माँ बाप की, दोस्त बहुत है। माँ बाप की तरह ही उनसे बात करिए, पर माँ बाप के लिए दोस्ती के तरीके से सहज बात करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा, पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग, एक लाइन जो मैं बहुत काउंसलिंग करती हूँ, तो मैं उसमें बहुत पेरेंट्स को समझाती हूँ कि जब आप अपने बच्चों से बात करें तो उनके माँ बाप बन के बात करिए, अपने माँ बाप बन के नहीं जी। बहुत लोग उसी से नहीं छूट पाए, हमारे तो पापा ऐसे करते थे, हमारी तो माँ नहीं, वो आपके माँ बाप थे। आप अपने बच्चों के माँ बाप हैं, उनके हिसाब से आपको उनसे डील करना आना चाहिए जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट बहुत बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन सभी बच्चों के हाथ में हैं। किस तरह से आज की युवा जो है, देखा जाए तो आज की युवा को एक मार्गदर्शक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि भटकना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी उपलब्ध चीज़ें हो गई हैं, आसानी से सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे में कैसे उनको एक सही दिशा प्रदान की जाए। और कई बार ऐसी भी शिकायत होती है माँओं की या पेरेंट्स की कि बच्चे तो हमारा कहना सुनते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है हमारा कह रहे, वो सुन ही नहीं रहे। इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? 2-3 चीज़ें। इंटरनेट एक रियलिटी है, हम इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे एज पेरेंट्स, उतना हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको ध्यान होगा, हमारे स्कूल के टाइम में हम ऐसे राइटिंग बहुत करते थे जी। तो एक ऐसे जो बहुत ज़्यादा आता था वो होता था टीवी के बारे में होता था कि ये एक अभिशाप है या एक वरदान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये होता था। तो हमारे टाइम में जो टीवी एक थ्रेट लगता था कि बच्चे इससे पढ़ते नहीं है, डिस्टर्ब,
वो आज की डेट में जैसे समय बदल रहा है तो अब वो नॉर्मल इंटरनेट है, मोबाइल है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है एज पेरेंट। इसको एक्सेप्ट करिए, बिकॉज हम एज अ पेरेंट कहाँ छोड़ रहे हैं मोबाइल। हम मोबाइल का घर में कैसा इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे हमारे बच्चे करते हैं। हम माने नहीं माने, जो आदत बच्चों में है उसमें 100% ना सही तो भी मैं मानूंगी 80% तक कंट्रीब्यूशन माँ बाप के व्यवहार से आता है। आप जब खाने बैठते हैं तो मोबाइल कहाँ है, आप जब बात करने लगते हैं तो क्या आप बच्चे की आंखों में आंखें डालकर देखकर बात करते हैं? जब उसकी बात सुन रहे हैं तो दुनिया आपके लिए थम जाती है क्या? जी जी। जब ऐसा आप जब अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो क्या आप मोबाइल साइड पे रख देते हैं, उनसे बात करते हैं? जो भी आप करते चले जाएंगे बच्चा वैसा वैसा नेचुरल, ये एक बहुत ही नेचुरल सा कॉपी करने का तरीका होता है, बिना जाने वो हम ही को कॉपी कर रहा है। तो मैं पेरेंट्स को एक सवाल पूछूंगी और मैं कहूँगी कि वो सवाल का जवाब मुझे नहीं दें, अपने आप को दें। ध्यान दीजिए, क्या जो शिकायत आपको है कहीं वही शिकायत आपके बच्चे को आपसे तो नहीं है? जी बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों को आप सुनेंगे वो कहेंगे मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, वो मोबाइल ही नहीं छोड़ते, वो लैपटॉप ही नहीं छोड़ते जी। और यही शिकायत वही माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। सो हम पेरेंट्स को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और आज के यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स ने तो आपकी बात सुनी। मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत बहुत बड़ा टूल है आपके हाथ में। इसको टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी को आसान बनाएगा। मोबाइल आपके हाथ में जो है, लाइब्रेरी, एनसाइक्लोपीडिया, सब कुछ आप अपने हाथ में लेके हर वक्त घूम रहे हो। इसको टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहला नुकसान आपका खुद का होगा। वही टेक्नोलॉजी जो मैंने बोला टीवी के लिए लिखते थे, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? और अभी जो इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे अवेलेबल है, कुछ भी कहीं से भी दुनिया से आप सीख सकते हैं। पाली में एक कार्यक्रम में मैं गई और वहाँ मैं एक बच्ची से मिली जिसने कि परिवार में इतना संघर्ष होते हुए लघु उद्योग भारती से बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता है जिसमें उनको सिलाई सिखाई गई और अब वो लड़की इतना बड़ा सेंटर चलाती है जिसमें 30-35 लड़कियों को वो अपने साथ जोड़ के काम करती है। और जो सामान और जो डिज़ाइन उसने वहाँ बनाए हुए थे, तो मैंने पूछा कि ये डिज़ाइन आपको कहाँ से मिलते हैं? जी। तो बोले सब कुछ तो इंटरनेट पे है ना दीदी, वहाँ से कॉपी देखते हैं और सीखते हैं। तो सोचिए ये टेक्नोलॉजी किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। सही उपयोग। तो प्रॉब्लम ना तो इंटरनेट में है ना मोबाइल में है, आप इसका क्या उपयोग कर रहे हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अंशु जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपसे मेरी जो बात हुई थी, किचन में भी आपको बहुत इंटरेस्ट है, कुछ अच्छा कुक करना। तो स्पेयर टाइम में आप कुकिंग करते हैं, क्या पसंद है आपको? बहुत सारा खाना मीठे की बहुत शौकीन हूँ मैं, और मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। और जो भी परिवार में खा के सब खुश हूँ। मैं वैसे प्योर वेजिटेरियन हूँ, पर मेरा परिवार क्योंकि नॉनवेज खाता है तो मैं बहुत शौक से नॉनवेज बनाती हूँ। मेरे बच्चे जो भी वो खाना चाहें, जैसे मैं खाने के शौकीन हूँ तो बच्चे भी खाने के शौकीन हैं। तो मैं इंडियन खाना तो सारा बनाती ही हूँ, बहुत बढ़िया। पर मैंने उनकी वजह से मैं बर्गर भी घर पे बनाती हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी घर पे, सब कुछ जो उनको चाहिए। मैं बहुत बेकिंग करती रही जब तक बच्चे घर पे रहे, तो बहुत शौक से, मुझे बहुत मज़ा आता है खाना बनाने में। और मेरी माँ से भी यही सीखा ना, मेरी माँ और चाची बड़े परिवार में पली, उन्होंने खाने में इतना प्यार डाल के दिया है ना, तो वही प्यार आगे मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ। वो किचन बहुत अच्छा रास्ता है उसका। जी। आज भी मेरे बच्चे बाहर रहते हैं तो मैं उनको खाना बना के, अभी भी खाना घर का बना के डिहाइड्रेट करके उनको वहाँ भेजती हूँ ताकि वहाँ भी वो लोग खाते रहे खाना। दूर देश में भी माँ का प्यार उन्हें मिल रहा है खाने के साथ। बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, बहुत सारी बातें सीखी। जाते जाते कोई एक ऐसी खास बात जो आप हमारे दर्शकों से और हमसे शेयर करना चाहें? मैं ये चाहूँगी कि आज जो हो रहा है उसके हिसाब से जीना सीखिए। बहुत लंबा मैं नहीं प्लान करती, मैं एक दिन हाँ मस्ती के लिए कि मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, वहाँ घूमने ये करूँगी, बट जो ज़िंदगी की प्लानिंग है ना, बहुत लंबे समय की मत करिए।
आज जो है आज के हिसाब से हम क्या बेस्ट कर सकते जी। हैं उस पे फोकस करिए, और जो अभी तक हुआ तभी आप इंजॉय कर। अभी भी मैं इफ़ आई लुक बैक, मैं अपनी ज़िंदगी को मुड़ के देखूं, ऐसा कोई पल ही नहीं है मेरी ज़िंदगी का जिसको मैं रिग्रेट करती हूँ। जी। मैंने सही किया, गलत किया, बिजनेस किया, बहुत घाटे हुए, बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे बिजनेसेस में नुकसान हुआ, बंद करने पड़े, कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे चले, उन सब चीज़ें अच्छा हुआ बुरा हुआ, नौकरी में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ, पेरेंटिंग में, रिश्तों में भी, पर हर चीज़ को मैंने इंजॉय किया। जी। उसकी गलती को भी मैंने इंजॉय किया क्योंकि मैं उससे बहुत बेहतर इंसान बन पाई। जी। तो जो भी हमारे अनुभव हैं, हमारे धर्म में भी यही कहा जाता है, ये जो ज़िंदगी है इसका हर पल सिर्फ अनुभव के लिए है, इसके लिए बहुत सीरियस मत होइए, जी। इसको अनुभव को जीना सीखिए, और आज इस हर अनुभव को आप बेहतर जिएंगे तो आगे की ज़िंदगी आज से बेहतर होगी ही होगी। क्या बात है अंजू जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी खूबसूरत बातें हमें बताई। बाकी दर्शकों, अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो ऐसी ही इंस्पिरेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है। असली जीत क्या होती है? असली जीत ये होती है कि हमने ठोकर खाई, हम गिरे, लेकिन फिर उठकर वापस खड़े हो गए। तो ऐसी बहुत सारी खूबसूरत बातें धरती धौरारी के अगले एपिसोड में आपसे करेंगे। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।